माइक ही चालू है या तो बैटरी डिस है आपकी। सेल सही है क्या? अच्छा वो अपनी आवाज नहीं आई इतनी देर, बहुत बढ़िया। एक बाबा आया था जिसका नाम था डोल्टन। क्या कह के गया? किसी को याद हो कभी किसी जमाने में इसकी बातें सुनी हो? बचपन में कहानियां सुनते हैं ना सोने के लिए। वैसे 11वीं 12वीं में तुम चैप्टर का नाम पढ़ने के लिए बाबाओं की कहानी सुनी थी। उसमें एक बाबा था डॉल्टन। क्या कह के गया? कोई बताना चाहेगा? बोलो रे। नए नए चेहरे लग रहे हैं आज तो। नहा धो के आए हैं सब, ऐसी बात नहीं है। डॉल्टन ने ऐसे कहा था जो अपना एक एटम होता है वो सबसे स्मॉल होता है। ठीक है, पहली चीज। ठीक है, एग्री कर रहे हैं हम इस बात से। आगे उसने बोला अनडिवाइडेड है। क्या है? ये बात भी सही है। इन दोनों बातों से क्या कर रहे हैं अपन? एग्री कर रहे हैं। ठीक है। उसने साथ ही साथ क्या बताया? उसने ये बताया कि इसके अंदर क्या होते हैं? स्मॉल पार्टिकल पाए जाते हैं। अब वो पार्टिकल क्या पाए जाते हैं उनकी बात नहीं करी, बस इसने ये कह दिया कि स्मॉल पार्टिकल पाए जाते हैं बस। ना उसने ये कमी में आएगा, ये पॉजिटिव पॉइंट लिख रहा हूं इसके। वो बातें कमी में आएंगी ना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की व्याख्या नहीं कर सका, ना उसकी उनकी पोजीशन बता सका ये। और इसने स्मॉल अनडिवाइडेड और स्फेरिकल शेप माना था। कैसा माना था? स्फेरिकल का मतलब होता है गोला। हर परमाणु गोला हो ये जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की पोजीशन कितने हैं उसमें। तो साइज चेंज भी हो सकती है। और इलेक्ट्रॉन तो रेगुलर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। इस बात को तो ये कतई एक्सप्लेन करने की उम्मीद ही नहीं कर सकते जब ये बात ही नहीं कर पाया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते भी हैं क्या। बस ऐसे कह दिया कि कुछ पार्टिकल्स होते हैं। वो बात आज तक चलती आ रही है। और डॉल्टन इतनी ही बता के गया था। तो इसकी डीमेरिट जो लिखेंगे, कमियां जो अपन इसकी लिखेंगे कि इसकी क्या क्या कमियां रही, तो सबसे पहली बात तो आएगी कि इसने एटम को क्या माना? स्फेरिकल माना, जबकि स्फेरिकल नहीं होता भाई। ठीक है, स्फेरिकल इसने माना लेकिन स्फेरिकल नहीं होता। स्मॉल पार्टिकल जो होते कौन है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इनको एक्सप्लेन या इनकी पोजीशन नहीं बता पाया। एक्सप्लेन। और यहां तक बेटा इनकी बात तो छोड़ो, वो ये तक नहीं बता पाया इसमें न्यूक्लियस और सेल नाम की कोई चीज होती है, कुछ भी नहीं बता पाया। उसने सिर्फ इतना बता दिया एक गोला होता है, एक छोटा गोला है, इस गोले को और छोटे भागों में विभाजित नहीं कर सकते, बस इतनी सी बात करी है इसने। ठीक है। अब उसमें ना तो इसने ये बात करी ना ये बात, इतना बता दिया कि हाँ इस गोले में कुछ तो है। अब कुछ क्या है, ऐसे क्या मतलब रहा फिर? हाँ इसकी ये बात अपन लिख लेते हैं कि हालांकि कई किताबें तो यही बात लिखती हैं इसकी कि इसने बताया स्मॉल पार्टिकल होता है अनडिवाइडेड होता है, बस इतनी लाइनें लिखती हैं। ये इसकी मेरिट है, ये इसकी डीमेरिट है, ये इसकी खूबी है। जो अपन ऊपर लिख रहे हैं ना वो खूबियां लिख रहे हैं। खूबियां मतलब किस नाम से जाना जाता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेरिट। ये कमियां हैं, इसको बोलते हैं डीमेरिट। तो हर साइंटिस्ट की कुछ खूबियां आएंगी और कुछ कमियां आएंगी। आने वाला हर बाबा पिछले वाले बाबा को पढ़ के आया है। ठीक है। तभी जाके क्या है, पिछले की कमियों को दूर करता गया। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे ना मॉडल्स में, तो नए जितने भी मॉडल आएंगे वो सब क्या होंगे? पुराने वालों की कमियों को दूर करते हुए आएंगे, चाहे एक कमी दूर करे। ठीक है, लिखो फटाफट। इनमें जिसमें समझाने वाला आएगा उसमें समझाएंगे अपन। इसमें तो सिंपल सी बात है, गोला है जिसको छोटे भागों में नहीं तोड़ सकते, इसके अंदर क्या है कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं, बात खत्म बस। इतनी सी बात करके गया डोल्टन। उस जमाने में तो बहुत बड़ी बात लगती थी बेटा कि एटम के बारे में इतनी बात बता दी, वही बहुत बड़ी बात है।
एक दो लाइनें और इसने लिख दी थी कि केमिकल रिएक्शन में ना तो परमाणु बनते हैं ना परमाणु नष्ट होते हैं। अरे तो तुमने जब ऊपर बात ही बोल दी कि अनडिवाइडेड है, इसका मतलब अब क्या? अब केमिकल रिएक्शन हो चाहे फिजिकल रिएक्शन, तुमने तो अनडिवाइडेड माना है उसको। आई बात समझ में? तो बढ़ाने के लिए दो चार लाइनें और लिख सकते हो, कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं उससे। कहेगी पेट हो गया है वो तो ले लो जाओ। मना किसने किया आपको? जाओ, 1 बजे तक चलेगी वो भी। या फिर उनको पूछ लेना एक बार कि ईसीजी वाली में पढ़ाएंगे क्या सेम, शाम को पढ़ लेना 4 बजे। चले। नंबर 2, दूसरा कौन सा आया था? थॉमसन, जिसको पढ़ा था ना, जे थॉमसन। किसकी खोज करी थी? हैं? इलेक्ट्रॉन की। अब आएगी वो बात कैसे। तो थॉमसन मॉडल, इसका दूसरा नाम और होता है भाई। हाँ, क्या कहा था बाबा थॉमसन ने? ये तो आपको पता है कि थॉमसन ने खोज किसकी करी थी? इलेक्ट्रॉन की। तो उसने क्या कहा? उसने ये मान के चला थॉमसन बाबा, मेरिट इसकी, सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? मेरिट, खूबी क्या थी इसकी? तो इसने कहा कि जो परमाणु जो होता है वो क्या होता है? एक धनावेशित गोला होता है। क्या होता है भाई? धनावेशित गोला होता है। और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं? ये जो मैं बना रहा हूं ये तो है इलेक्ट्रॉन, और ये इसने क्या बना है? धनावेशित गोला। धनावेशित क्या गिफ्ट मिल गया तेरे को? क्या दिखा रही है इसको? बस इस पेन के लिए इतनी देर डिस्कशन। मेरी क्लास के ब्रेक आए तब दिखा लिया करो भाई। आराम से गुफ्तगू कर रही है, मुस्कुरा रही है, तो आदमी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता? क्या ऐसे नहीं लगता क्या इंपॉर्टेंट बात चल रही है? ठीक है। तो इसने क्या कहा था? परमाणु जो एटम जो होता है वो क्या होता है? एक पॉजिटिव पार्टिकल्स होता है। इसने जो बताया वो क्या बताया? जो एटम जो होता है उसको क्या बना है उसने? पॉजिटिव स्फेरिकल। क्या बना? पॉजिटिव स्फेरिकल, धनावेशित गोला। और उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं? इसको बिखरने को क्या कहते हैं रे? हाँ, स्कैटर्ड, बहुत अच्छा वर्ड है, साइंटिफिक। स्कैटर्ड सराउंडिंग दीज पॉजिटिव स्पेरिकल। ये जो धनावेशित गोला है, इस गोले के चारों तरफ क्या रहते हैं? या यूं कह लो स्कैटर्ड इन लिख देते हैं भाई।
इसने कहा कि ये परमाणु होता है धनावेशित गोला, जिसका इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बिखरे हुए रहते हैं। ठीक इसी प्रकार से जैसे एक तरबूज होता है, तरबूज के अंदर जो तुम्हें रेडिश कलर जो दिख रहा है वो तो क्या है, पॉजिटिव पार्ट। ठीक है, और जो तुम्हें जो दाने जो दिख रहे हैं, बीज जिसको कहते हैं सीड्स, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो मेन टारगेट इसका एक ही रहा है कि जैसे तरबूज पूरा जैसे कंप्लीट तरबूज होता है वो तो कहलाएगा परमाणु, तो रेडिश पार्ट तो उसने मान लिया पॉजिटिव, और जो बीच बीच में दाने जो फंसे हुए हैं वो क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में। इसको कुछ इस प्रकार से भी याद कर सकते हो, जैसे रसगुल्ला इन चाशनी, चाशनी क्या कहलाती है, पॉजिटिव पार्ट है, और जो रसगुल्ले हैं वो क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये इसकी थी मेरिट। डीमेरिट क्या बनी इसकी, कमी क्या रह गई। चलो एक नई चीज बता गया, क्या चीज बता गया, नहीं, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर गया। इसलिए तुम लिखते हो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी, जे थॉमसन, ऐसे खोज करी थी भाई इसने। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन के जो स्पेक्ट्रा होता है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। आगे पढ़ेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन क्या बनाता है, स्पेक्ट्रा बनाता है, क्योंकि जब एनर्जी मिलती है तब तो जंप करता है, जब इलेक्ट्रॉन उससे एनर्जी रिलीज करता है तो वापस डाउन नीचे वाली सेल में आता है। देखा ना चीज, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ लिया क्या, अच्छा तब तो नहीं। इतना मान के चलना, जैसे ये अपने सेल बना रहे हैं ना, इन सेल को अपन आगे जाके यूं दिखाएंगे। ठीक है, होता क्या है, इन इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिलती है, ऐसे मान के चलता हूं ये अपना क्या है, न्यूक्लियस है। क्या हुआ, 4 बजे दोबारा पढ़ाएंगे ना। हाँ, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इसको जैसे ही एनर्जी मिलती है ये क्या करता है, ऊपर वाली को सेल में क्या करता है, जंप करता है। वो डिपेंड करेगा एनर्जी कितनी मिली है इसको। और जब मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ था, वहां से एनर्जी रिलीज करता है तो वापस कहाँ लौटता है, ग्राउंड स्टेट या नीचे वाली लोअर की स्टेट में। तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या चलता है, ट्रांजिशन लगातार चलता है। ठीक है, तो इसके दौरान क्या बनता है, स्पेक्ट्रा। आगे देखेंगे अपन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे बेटा, लाइमन बामर पासन ऐसे सीरीज आएंगी कुछ। तो वो स्पेक्ट्रा को ये नहीं बता पाए। इलेक्ट्रॉन की बात जरूर करी इसने, लेकिन इलेक्ट्रॉन के स्पेक्ट्रा कैसे बनते हैं ये भी बात नहीं करी इसने। दूसरी चीज, ना इलेक्ट्रॉन की ये क्या पोजीशन बता पाया, एक्चुअल पोजीशन नहीं बता के पाया है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में क्या होते हैं, सेल में पाए जाते हैं, सेल में क्या करते हैं, राउंड करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इसने ऐसी कोई भी बातें नहीं करी, सिर्फ इतना बता गया कि इलेक्ट्रॉन होते हैं बस। ये एक नई डिस्कवरी थी। तो यहां लिख भी सकते हो, इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल पोजीशन नहीं बता पाया। लिख दो बेटा एक बार। अब इससे थोड़ा ढंग का साइंटिस्ट आएगा, जिसका नाम कौन सा है, रदरफोर्ड। कौन सा है, किसकी खोज करी थी उसने, प्रोटॉन की। इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी है ना, अब प्रोटॉन की आएगी। चले, तीसरा एक्सपेरिमेंट। छोटी क्लासों में ज्यादातर जो पूछ लेते हैं कई बार, ठीक ठाक एक्सपेरिमेंट है। इन दो से तो बहुत ही अच्छा है। कौन सा है,
रदरफोर्ड मॉडल। इसका दूसरा नाम और होता है बेटा, एक नाम से और जानते हैं इसको, बता सकते हो? रदरफोर्ड को मॉडल को एक नाम से और जानते हैं, इसको बोलते हैं गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। सोने की जो पट्टिका या सोना, ये स्लिप वाला सोना नहीं है भाई, जिसके तुम आभूषण बनाते हो, ज्वेलरी बनाते हो, वो वाला है बेटा। देखो कितना अमीर साइंटिस्ट था, सोने से एक्सपेरिमेंट कर रहा है। नहीं, यहाँ तो सोना मिल जाए तो पार हो जाए लेके। उसने क्या किया, एक पतली सी जैसे पेज होता है ना, ये एक पतली सी पेज है तुम्हारा, इसने मान के चला कि ये क्या तुम्हारा एटम है। उसने एक एटम ऐसे रखा बीच में, यहाँ पे पीछे क्या लगा दी, सोने की फॉइल लगा दी। मान के चलना, इमेजिनेशन, एक घोड़ा रखा हुआ है बीच में, घोड़े के पीछे क्या लगा दी, सोने की फॉइल लगा दी। अब उधर से एक गन लगा रखी है, कौन सी, इलेक्ट्रॉन जो गन होती है वो लगा रखी है, और वो क्या है, इसकी तरफ पार्टिकल्स की गन लगा रखी है, और वो क्या कर रही है, इस पे बम्बार्ड कर रही है। ठीक है, उस किसके ऊपर, एटम के ऊपर, उस गोले के ऊपर। पहले अपन ने मान के चले ना गोला होता है परमाणु, तो अपन अभी भी क्या मान के चलते हैं, गोला है, उस गोले के ऊपर लगातार क्या की गई है, पार्टिकल्स की बम्बार्ड की गई है। उसने देखा अधिकतर जो पार्टिकल्स होते हैं वो सीधे सीधे निकल के किसके ऊपर गिर गए, इस गोल्ड जो फॉइल थी, ये जो पन्नी थी आपकी, इसके ऊपर जाके गिर गए। इसका मतलब उसने माना कि जो अधिकतर जो परमाणु होता है वो कैसा होता है, खोखला होता है। कैसा होता है, खोखला होता है। ठीक है, खाली होता है बेटा। सेंटर में जब उसने देखा कि सेंटर में जो पार्टिकल्स आ रहा है वो पार्टिकल्स टकरा के क्या हो रहा है, वापस लौट गया, वो इस फॉइल पे नहीं आया। और जो इसने बम्बार्ड की थी वो कौन से पार्टिकल्स किए थे, इसने जो किए थे वो किए थे अल्फा पार्टिकल। कौन से किए थे बेटा, अल्फा पार्टिकल। अब दिखाते हैं इस एक्सपेरिमेंट को, मान के चलते हैं अपन, ये अपना क्या है, ये अपना, चलो अपन ज्यादा सेल क्यों बनाते हैं। ठीक है, तो उसने क्या देखा, उसने बम्बार्ड करवाए अल्फा पार्टिकल। जैसे ये अल्फा पार्टिकल का बम्बार्ड करवाया, ये क्या हो गया, उल्टा बना दिया बेटा, सीधा सीधा निकालना था, ये डायरेक्ट निकल गया, ये जाएगा, ये भी डायरेक्ट गया। ये जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा इसके पास जाता है, हल्का सा क्या आता है इसमें, डिफ्लेक्शन आता है। ऐसे इसमें करवाते हैं हल्का सा, ये बाकी क्या निकल जाएंगे, सीधे सीधे निकल जाएंगे भाई ऐसे। ठीक है, लेकिन कोई एक ऐसा था जो क्या हुआ, सेंटर में गिरा। उसने ऐसे कैलकुलेशन मान के चलते हैं, कोई 20,000 में कोई एक अल्फा पार्टिकल था। कितने में, 20,000 में कोई एक अल्फा पार्टिकल था जो बिल्कुल सेंटर में गया और टकरा के क्या हो गया, जिस पाथ पे गया था उसी पाथ पे क्या आ गया, लौट के आ गया। इसका मतलब इसने कंक्लूजन निकाला कि अधिकतर जो ये गोला होता है, ये परमाणु जो होता है वो क्या होता है, खोखला होता है। इसके जो सेंटर होता है उसमें धनावेशित पाया जाता है। ठीक है, और उस धनावेशित के आगे जाके किस रूप में जाना गया, प्रोटॉन, किस रूप में जाना गया। इसीलिए अपन कहते हैं प्रोटॉन की खोज किसने करी, रदरफोर्ड ने। क्रेडिट किसको जाता है, रदरफोर्ड को। इस प्रकार से जो मैंने पन्नी लगाई थी ना, वो उसने यूं लगा रखी थी पीछे। ठीक है, आके क्या हो रहे थे, टकरा रहे थे, लेकिन एक ऐसी जगह रह गई जहां पे आके टकराए नहीं। इसका मतलब ये क्या था, इसका सेंटर था। ऊपर से भी अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, नीचे से भी क्या आ रहे हैं, अल्फा पार्टिकल। ये पार्टिकल कौन से थे भाई,
अल्फा पार्टिकल। अब बात आती है कई बार कि अल्फा पार्टिकल का इसका क्या रिलेशन है भाई। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, वो पॉजिटिव पार्टिकल्स मान के चलते हैं, क्या मानते हैं उसको, पॉजिटिव पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये एक कोई एक ऐसा अल्फा पार्टिकल होता है 20,000 में, कोई एक प्रोबेबिलिटी देख पा रहे हो, 20,000:1। जब तुम 20,000 पार्टिकल्स उसके ऊपर क्या करोगे, बम्बार्ड करोगे, तब कोई एक वापस लौट के आएगा। आई बात समझ में। तो इसका मतलब यही कंक्लूजन उसने निकाला कि ये सेंटर क्या होता है, अधिकांश भाग इसका खोखला है, सेंटर क्या है इसका, एक पॉजिटिव चार्ज है। उस पॉजिटिव चार्ज को क्या नाम दिया गया इन फ्यूचर, प्रोटॉन। ठीक है, लिख दो बेटा ये बात। इसकी और खास विशेषता क्या रही है, उसके बाद में इसने एक बात और बोल दी कि उसको ये कंफर्म तो हो ही गया कि भाई इलेक्ट्रॉनों की खोज पहले कर चुका है वो साइंटिस्ट। इसका मतलब उसने माना कि जो साइड में जो जगह रह गई वहां पे कौन प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या है, टकराए। अब कोई किसी ने पूछ लिया साहब इलेक्ट्रॉन थे तो उनसे भी तो टकरा सकते थे, उनसे टकरा के खत्म हो सकते थे, उनसे टकरा के खत्म हो सकते थे। तो उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस जो अपना पॉजिटिव चार्ज है जो प्रोटॉन है, इसको न्यूक्लियस बोला था उसने, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ये दो बातें बता के गया था। तो ये बातें अपन लिख देते हैं, लिख दो बेटा। ये इसने इसको क्या माना, इसने इसको माना न्यूक्लियस। क्या माना इसने, और न्यूक्लियस के अंदर उसने माना कि कोई पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पाया जाता है। और इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को ही आने वाले टाइम में किस नाम से जाना गया, प्रोटॉन। इसलिए प्रोटॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है, रदरफोर्ड को। किसको जाता है भाई, थ्योरी लिखना चाहो तो ऊपर थ्योरी लिख देना। इसकी मेरिट अपन लिखेंगे तो मेरिट क्या थी, किसके बारे में बता दिया इसने, एक्सप्लेन न्यूक्लियस एंड प्रोटॉन। दूसरा उसने क्या बताया, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस या दीज पॉजिटिव पार्टिकल। ये जो धनावेशित वाला जो भाग है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे। ये दो बातें बोल के गया कौन, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का एक ही चीज के लिए जाना जाता है, वो है प्रोटॉन की डिस्कवरी, बस। ये इसकी मेरिट हो गई। अब बात करेंगे क्या इसकी डीमेरिट। अपन हिंदुस्तानी है बेटा, जब तक कमी नहीं निकाले किसी चीज में तब तक मजा कहीं का। मेरे को लग रहा है ये जो कमियां निकालने वाला कोई न कोई हिंदुस्तानी बाबा रहा है, जो सिर्फ खोज तो उसने कुछ करी कि ना करी, लेकिन कमियां गिनाता रहा है हर साइंटिस्ट की। नहीं, तुम कितना ही अच्छी चीज कर लो, कितना ही अच्छा खाना खा लो, लेकिन कहीं ना कहीं तो एक कमी निकाल ही देते हो छोटी सी, कि यार ये और होता तो मजा आ जाता। नहीं, तो एक कमी तो होती है बेटा किसी की। तो मेरे को लगता है ये जो कमी निकालने वाला था कोई इंडियन सी था। डीमेरिट क्या रही इसकी, इसने ये बता दिया कि न्यूक्लियस है, इसका सेंटर पॉइंट न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, जिसको क्या कहा, प्रोटॉन। क्या कहा, लेकिन ये कतई एक्सप्लेन नहीं कर पाया इस न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूट्रॉन भी पाया जाता है। तो ये नॉट एक्सप्लेन अबाउट न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के बारे में इसने कोई भी बात नहीं करी, न्यूट्रॉन के बारे में इसने कोई भी बात नहीं करी। आई बात समझ में।
अगला चलते हैं दूसरा। इसने एक फिजिक्स की जो थ्योरी है उसको गलत साबित कर दिया इसने इस बात से, या यूं कहो कि उस जो थ्योरी है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वो थ्योरी क्या कहती है, ये चीज आपने भी देखी होगी, यदि कोई इलेक्ट्रॉन, या कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ो, कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट्स यदि किसी सेंटर पॉइंट के चारों तरफ यदि वो चक्कर लगाता है तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो चक्कर लगाता 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 किसके अंदर समा जाएगा, न्यूक्लियस में समा जाएगा। ये बात को डिस्कशन रदरफोर्ड नहीं कर पाया भाई। ये नहीं विश्वास होता ना इस बात पे, तो कोई एक सेंटर बनाना बेटा, एक गोला सा घोड़ा बनाना, उसमें कोई सेंटर बनाना है, उसको सेंटर मानते हुए उसकी तरफ देखते हुए तुम यूं लगातार उसकी तरफ केंद्रित होते हुए यूं चक्कर लगाना। एक टाइम ऐसा आएगा तुम जब गिरोगे, कहते हैं गांव में कहते हैं ना भून आ गई, चक्कर आ गए, चक्कर आ गए तो देखना तुम कौन सी साइड गिरते हो, उस गोले के अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, अंदर की तरफ। फिजिक्स कहती है बेटा ये बात, ठीक है, क्वांटाइज फिजिक्स कहते हैं इसको। उसके बारे में इसने कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि यदि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि किसी के एक के राउंड शेप में यदि उस क्या लगाता है, वो चक्कर लगाता है, तो क्या हो जाता है, एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि अपनी पूरी एनर्जी को क्या कर देगा, वो लॉस कर देगा और किस में समा जाएगा। आई बात समझो, मौत का कुआं देखा है, उसमें ये इसी कंसेप्ट पे चलता है। वो मोटरसाइकिल ऊपर से उतारते हैं ना, नीचे जाते हैं, वो इसी कंसेप्ट पे चलता है, ठीक है। वो एक गेम भी तो चलता है आजकल, जिसमें वो एक ऐसे उछाल के एक बार घुमाता है, फिर वो सिक्का खुद घूमते 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 उसके पास चिपक जाता है। ये क्या है, फिजिक्स की तो थ्योरी चल रही है। तो इसने क्या नहीं बता पाया, ये इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा के बारे में ये भी नहीं बता पाया बेटा। एंड also not explain electron आगे जाके दो प्रभाव आएंगे, वो इसको एक्सप्लेन करते हैं, जीमान और स्टाक प्रभाव। कौन से प्रभाव आते हैं, जीमान और स्टाक प्रभाव, वो इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि दो फोर्स लगते हैं, एक तो बताता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, एक बताता है मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। एक कोई भी कोई चीज चक्कर लगाती है ना, यदि वो उसके अंदर नहीं समा रही है, इसके पीछे दो रीजन होते हैं, अपन पढ़ते भी हैं आगे जाके। एक तो होता है विकेंद्रीय बल और एक होता है अपकेंद्रीय, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल। ये जो फोर्स होते हैं इन दोनों का जब बैलेंस होता है, ये बैलेंस किसी चीज को क्या नहीं गिरने देता, अंदर न्यूक्लियस की तरफ नहीं गिरने देता भाई, ठीक है। ये बातें अपन आगे पढ़ेंगे, चले। लास्ट जो अपने सबसे काम का मॉडल था उसकी बात करेंगे अब। कौन सा था बताओ रे, बोहर। ये वही है जो बेटा तुम्हारी उस आवर सारणी में भी इसने डिस्कवरी में हेल्प करी थी। चले, इसकी पहली लाइन पे ही क्वेश्चन बना हुआ है भाई, आया हुआ क्वेश्चन, बोहर मॉडल अप्लाई फॉर, एप्लीकेबल किस के लिए होता है, सबसे पहली लाइन।
तो सबसे पहली लाइन का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। बोहर मॉडल, स्टार मान लेना इस बात को बेटा, एक दो बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, कि जो बोहर मॉडल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ऐसा एटम लोगे जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक, उसके ऊपर तो लागू हो जाएगा बोहर मॉडल। और यदि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हुए या जीरो इलेक्ट्रॉन हुआ तो तुम बोहर मॉडल को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। ये पहली कंडीशन है इसकी, ये चाहे इसकी कंडीशन मानो चाहे इसकी शर्त मानो, कुछ भी मानो तुम, ठीक है। एग्जाम्पल यहां लिखेंगे, लाइक कौन कौन सा हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन वाला बताओ भाई। हाइड्रोजन कौन सा होता है, आगे चल के इसी का नाम बदल जाएगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे। कौन बताया था, बोहर नहीं तो बताया था। वो नाम क्यों बदल गया, क्योंकि एक स्टैंडर्ड बन गया। एकमात्र एक ऐसा एटम होता है पूरी पीरियोडिक टेबल में जिसके पास सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि इसका आइसोटोप भी ले लोगे ना तभी भी नहीं होता। ड्यूटेरियम में कितने आ जाते हैं बेटा, ड्यूटेरियम में दूसरा पार्टिकल आ चुका है, ट्राइटेरियम में तो दो और आ चुके हैं, ठीक है। तो ये जो होता है पीछे वाले में, ये भी बात लिख सकते हो तुम यहाँ डीमेरिट में कि ये किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये आइसोटोप। देखो इसको प्रोटॉन का पता था, इसको इलेक्ट्रॉन का पता था, तो यदि इलेक्ट्रॉन का पता था, प्रोटॉन का पता था, तो आइसोटोप बताना चाहिए था। इलेक्ट्रॉन का पता लग गया तो क्या बताना चाहिए था, किसके बारे में, आइसोटोप्स के बारे में। ना आइसोटोप बता पाया ना आइसोबार बता पाया। और आइसोबार तो तब बताता ना बेटा कि न्यूट्रॉन का पता लगता, क्योंकि किसी भी का भी वेट बनने के लिए क्या चाहिए होता है, अरे क्या चाहिए होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के बारे में इसने बात करी नहीं, इसलिए किसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया, आइसोबार के बारे में। ये इसकी डीमेरिट है रदरफोर्ड की। हाइड्रोजन हो सकता है या फिर कौन सा हो सकता है, हीलियम में जनरली कितने होते हैं, दो, इसमें दो ही होते हैं यदि इसके ऊपर कोई चार्ज ना होता। लेकिन चार्ज कौन सा आ गया है, पॉजिटिव, कितना, एक, दो में से एक गया, कितना बचेगा, बात आई समझ में। तो इस बात को याद रखना। इसके अलावा और कौन ले सकते हो, लिथियम +2, बेरिलियम +3, बोरॉन +4, बाद में ये होते हैं। यहां तक जाते जाते फिर फेल होने लग जाता है बेटा। नाइट्रोजन तुम कहोगे सर नाइट्रोजन के +6 लिख देते हैं, बेटा किसी में से इलेक्ट्रॉन निकाल, इस नाइट्रोजन कहेगा तुम नालायक हो, तुम 7 मेरे 6 निकाल रहे हो, एक मेरे को दे जाओ ना, मैं स्टेबल हो जाऊंगा। मेरा 7 तो उसके पास है ही, एक देने की तो देर है, वो कहेगा एक और दे दो मेरे को, मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हुए, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। तुम तुम्हारे रास्ते में मेरे रास्ते, तुम ये इतनी करी क्यों रहे हो। तो उसमें से 6 इलेक्ट्रॉन निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, निकालना तो इनसे भी इम्पॉसिबल है, लेकिन निकालते हैं भाई, दिखाते हैं अपन एग्जांपल हाइपोथेटिकली। लेकिन एक ही होता है जिसके ऊपर अपन जिसको आइडियल मानते हैं, कौन सा होता है, हाइड्रोजन। क्योंकि खुद स्टेबल इसलिए मान लिया इसको क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। हीलियम से भी तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है भाई, इनर्ट गैस है, क्या है, इनर्ट गैस। बात आ गई समझ में। तो पहली लाइन आती है कि हाइड्रोजन को क्या मानते हैं, इसको स्टैंडर्ड मानते हैं, इसलिए आगे आगे जाके अपन देखेंगे कैसे इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी का ट्रांजिशन चलता है, तब अपन उसका नाम देंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। क्या नाम देंगे। अब इसने ये भी बता दिया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, क्यों नहीं गिरे, क्योंकि उनकी एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है, और कैसे निकालते हैं उसको। हर सेल की इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहा है बाहर कक्षाओं में चक्कर लगाता है। ये न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर प्रोटॉन है, ये कक्षाएं हैं, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। जितनी कक्षाएं हैं हर कक्षा में इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, और इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा तो क्या होगा, चक्कर लगाएगा। लेकिन ये दूसरा
इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाना चाहिए भाई, क्योंकि दूसरे इलेक्ट्रॉन आते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, रिपल्सन या ट्रांजिशन डिस्टर्ब होता है। फिर आ गई बात समझ में, बात आ गई समझ में। तो इसके बारे में नहीं करता वो। अब तो इसने क्या बताया, एनर्जी बताई कि हर सेल की एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। उसको निकालने के लिए उसने क्या निकाला, फॉर्मूला। अपन फॉर्मूला निकालते हैं लेकिन अपन डायरेक्ट याद रखेंगे, ठीक है। कितना होता है भाई, -13.6 मल्टीप्लाई है n स्क्वायर अपॉन, ठीक है, सही लिखा है। ऐसे ही अपन क्या निकाल सकते हैं, रेडियस। रेडियस कितनी होती है बेटा, कल परसों लिखी थी, याद करो, मल्टीप्लाई यही थी। एक बार चेकआउट कर लेता हूँ, एनर्जी वाले पे डाउट है मेरे को। एन स्क्वायर नीचे आएगा मेरे को जहाँ तक याद है। हट जा रहे यार, क्या नाम है इसका, हाँ दिखाई नहीं रहा है, क्या चक्कर है। ये भी उल्टा हो गया फिर। ये इसलिए मेरे को कंफ्यूजन पता है क्यों हुआ, क्योंकि अपन जब आगे निकालेंगे ना, जैसे अलग अलग कक्षाओं के ट्रांजिशन निकालेंगे अपन, देखना इधर, n बराबर 1 2 3 4 5, कल की क्लास में हो पाएगा ये, लेकिन थोड़ा सा आइडिया दे जाता हूँ। देखो अब अपन जैसे ट्रांजिशन देखेंगे कि कोई इलेक्ट्रॉन तीसरी सेल से कहाँ आ रहा है, पहली वाली में आ रहा है, तो n की दो वैल्यू आ गई ना अपने पास। n की क्या वैल्यू आ गई, तो इसको मान के चलेंगे n1, इसको मान के चलेंगे n2। यहाँ दोनों रख नहीं सकते, तो यहाँ भी कैसे लिखेंगे, यहाँ z फिक्स हो जाएगा। आगे जाके ट्रांजिशन देखेंगे तो हाइड्रोजन को रेस्पेक्ट बना देंगे। हाइड्रोजन जब स्टैंडर्ड बन जाएगा तो हाइड्रोजन का z कितना, कितना, एक, एक का स्क्वायर, ऊपर वाली टर्म गायब, कौन सी बची, नीचे वाली। तो इसको आगे जाके अपन ऐसे लिखेंगे -13.6, 1/n1 का स्क्वायर -1/n, इसलिए आता मेरे को ऐसे फॉर्मूला निकालेंगे अपन आगे जाके, ठीक है। तो इसलिए याद आया, क्योंकि उल्टा होना चाहिए मेरे हिसाब से। कोई ना, इसकी बातें अपन आगे करेंगे। हाँ, इनकी यूनिट जरूर लिखना। एनर्जी की क्या होती है, वैसे तो जूल होती है, लेकिन इसकी जो ये वाली वैल्यू आती है, किस में आती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। इसको बदला जा सकता है, जूल में बदलने के लिए इसको आपको क्या करना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम डिवाइड कर देना बेटा, उड़ जाएगा वो। ई का वैल्यू यही तो होती है ना, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज की वैल्यू क्या थी, यही तो थी। किस में आ जाएगा ये,
जूल में, ठीक है। ये जो होती है ये किस में होती है, एंगस्ट्रॉम में, इसमें होती है एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर कितनी होती है, -10, क्योंकि सेल जो होती हैं उनकी जो अपन डिस्टेंस मापते हैं वो किस में, एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, यहाँ रेडियस। हाँ, न्यूक्लियस की नापोगे तो किस में आती है, फर्मी में, किस में आती है, और एक फर्मी में कितनी होती है, 10 की पावर -14, ठीक है। न्यूक्लियस या न्यूक्लियस की जो फील्ड की रेंज मापते हैं वो फर्मी में, और बाहर वाली सेल की जो होंगी वो किस में, रेडियस किस में मापी जाएगी, रेडियस आएगी फिर एंगस्ट्रॉम में, किस में मापी जाएगी, एंगस्ट्रॉम में। क्योंकि मान के चलो ये इसका सेंटर है, ये सेल है, इस सेल से क्या होगा, ये जो हाफ होगी ये क्या होगी, रेडियस होगी, यही तो डिस्टेंस ट्रेवल करके आएगा वो। या मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ, यही तो डिस्टेंस क्या करेगा, ट्रेवल करके जाएगा, तो ये क्या कहलाती है, रेडियस। तो रेडियस और एनर्जी अपन दोनों निकालते हैं। निकलती तो बेटा ये प्लांक कांस्टेंट वगैरह से, इनसे क्या है, दोनों के अपन बराबर करना होगा फोर्स। एक तरफ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दूसरी तरफ से वो चक्कर लगा रहा है, उसकी वजह से क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी। उन दोनों को क्या करो, बैलेंस। काइनेटिक एनर्जी को बैलेंस करना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी से, क्योंकि जो स्थिर होता है उसके पास चार्ज होता है, चार्ज के पास कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे जैसे रोटेट करेगा कौन सी आने लग जाती है, काइनेटिक एनर्जी। कौन सी आती है, क्योंकि वेलोसिटी आती है ना भाई, और वेलोसिटी आती है तो क्या होगा, एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय भी नहीं होती, प्रोड्यूस भी नहीं होती, कन्वर्ट होती है वैसे एक से दूसरे में। टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। और टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं अपन, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस स्थितिज, कुल ऊर्जा होती है वो होती है स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। इन दोनों को बैलेंस रखा जाता है। तो इसको एक को पलटी मार के, ये कांस्टेंट हो गया तो इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, क्या हो जाएगा। इसलिए वैल्यू किस में आती है, पोटेंशियल एनर्जी वाली वैल्यू किस में आती है, माइनस आती है। काइनेटिक एनर्जी वाली पॉजिटिव आती है। पोटेंशियल एनर्जी एक टाइम पे ज़्यादा होती है, इसलिए टोटल एनर्जी किस में आती है, नेगेटिव आती है, ठीक है। वो बस डायरेक्शन बताती है अपने को, लिख लो ये बात। बोहर मॉडल के बारे में और भी बहुत चर्चाएं करेंगे अपन, क्योंकि बोहर मॉडल है जिससे पहली बार अपने ढंग के क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इन इक्वेशन आती है, यदि तुम्हें थ्योरेटिकल पार्ट, सॉरी न्यूमेरिकल पार्ट आएगा तो बोर से ही आएगा। किससे आएगा, चाहे फिजिक्स में चाहे केमिस्ट्री में, दोनों जगह सेम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, टेंशन मत लो, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री में हालांकि ज़्यादा ही है, केमिस्ट्री में वो अपन कौन सी पढ़ते हैं, क्वांटम नंबर और पढ़ते हैं इसके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल हो गया, मैग्नेटिक वाला हो गया, स्पिन वाला, बस वो एक फिजिक्स से एक्स्ट्रा पार्ट है बस। बाकी पूरी जो फिजिक्स में है वही किस में है, केमिस्ट्री में। हालांकि इसमें श्रोडिंगर और आती है एक, लेकिन वो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो तुम्हारे है ही नहीं सिलेबस में, ठीक है। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, ठीक है।